पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। क्लियर? तो सिंपल अगर आपको समझना है इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी एंड हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी। सिंपल लफ्जों में समझ में आया? यस। अब इसको थोड़ा इलाबरेट करते हैं कि सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम में जितनी भी पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मतलब इंटर्न मतलब अंदर, है ना। अब आपको पता है इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे मैं अगर 70 kg का इंसान हूँ, आप 50 kg के इंसान हो, तो डेफिनेटली हम दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम हो ही नहीं सकती ना। बिल्कुल यस। सो इंटरनल एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। मींस इट इज़ अ स्टेट फंक्शन है। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं वो समझो। इंटरनल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा यू या डेल्टा ई लिख दो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1। बहुत अच्छी बात है। मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू हम लिखते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, मीन्स इनिशियल एंड फाइनल। अब आपके पास दो कंडीशन है, अगर फाइनल इनिशियल से ज़्यादा है तो वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। और अगर फाइनल इनिशियल से कम है, अगर ऐसे U फाइनल इज लेस देन U इनिशियल, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। क्या चीज़ें हमें पता? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से पता। तो यानी जो इंटरनल एनर्जी है वो कौन सा है? स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, QB इज इक्वल टू डेल्टा U। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। डन। अब बात आती है इंथैल्पी क्या है। तो इंथैल्पी होता है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इंथैल्पी को लिखते हैं H, यानी QP इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? डेल्टा H। इसको याद रखना। गॉट इट? अब डेल्टा H इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? H फाइनल माइनस H इनिशियल, बिल्कुल इंटरनल एनर्जी जैसा ही है। गॉट इट? अब अगर आपको पता है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू क्या? पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर फाइनल इनिशियल से ज़्यादा है तो डेल्टा H क्या होगा आपका? पॉजिटिव। और अगर फाइनल इनिशियल से कम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और इसको आगे पढ़ोगे, हीट और इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन या इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक, अगर पॉजिटिव हुआ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। आ गया समझ में? सिंपल सुंदर लफ्जों में। हाँ सर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा गया है, इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी H इज इक्वल टू U प्लस PV, या इसको ऐसे लिखा गया है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ये रिलेशन आया। डन सर? यस, ये दोनों याद रखना है क्योंकि इसी से हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। ये चीज़ें समझ में आई, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी। हाँ सर। तो मैं इसको रब करूं? हाँ सर, बिल्कुल रब कीजिए। आइए, क्या बोला मैंने? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ओके। अब एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैं क्या एक्सप्रेशन लिखूं? क्योंकि जब मैं इंथैल्पी की बात कर रहा हूं तो प्रेशर तो यहीं आएगा ही आएगा। यस, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता है इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड देयर इज अ वेरी नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर सॉलिड और लिक्विड के केस में कांस्टेंट प्रेशर में बहुत नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम होता है, यानी डेल्टा V क्या होगा? 0। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में डेल्टा H इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा U होता है, याद रखना। इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये भूलना मत। डन। लेकिन आपको पता है अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के केस में आपको पता है वॉल्यूम चेंजेस होते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहां डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0 होता है।
तब गैस के केस में क्या करें? तो बहुत सिंपल है। क्या आइडियल गैस इक्वेशन हमें याद है? हाँ सर, आइडियल गैस इक्वेशन याद है। PV इज इक्वल टू, यहाँ मैं रियल गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ। तो PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं सर? दो कंडीशन, R तो कांस्टेंट है तो मैं ऐसा लिखता हूँ डेल्टा NT और R, यानी दो हमारे पास आएंगे। P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N, गैस के लिए है तो G लिख देता हूँ, डेल्टा NGRT। और दूसरे केस में मैं लिख सकता हूँ P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। अब क्वेश्चन आता है कि सर कब क्या लगाना है? तो याद रखना, अगर केमिकल रिएक्शन है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है और फेस चेंज नहीं है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी थर्मोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला में जाएंगे। तो जो मेरा फाइनल रिलेशन जो हम पढ़ते हैं जिसपे न्यूमेरिकल बनता है वो गैस के लिए क्या आया? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। इसलिए आपने देखा होगा किसी भी रिएक्शन के केस में अगर रिएक्टेंट जो है या प्रोडक्ट जो है अगर वो सॉलिड या लिक्विड में हो तो उसके मोल को कंसीडर नहीं करते। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड P डेल्टा V तो है ही नहीं, तो फिर क्यों कंसीडर करना है? तो ये किसके लिए है? गैस के लिए। तो इसलिए रिएक्शन में उसी के मोल को काउंट करेंगे जो गैसियस फेज में होगा। तो डेल्टा NG मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टर। मैं लिख देता हूं डेल्टा NG इज इक्वल टू NP माइनस NR। ये दोनों किस केस में? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? गैस वाले हैं। अदरवाइज सॉलिड वाले अगर इन्वॉल्व हो या लिक्विड वाले इन्वॉल्व हो तो उनको कंसीडर नहीं करना। क्या फॉर्मूला समझ में आया? क्या रिलेशन समझ में आया? यस सर। क्या हर एक चीज़ें हमें समझ में आई? हाँ। अब हम आगे बढ़े। हाँ, तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब अगर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हम एट कांस्टेंट प्रेशर में ये फॉर्मूला, लेकिन कभी ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो, यानी फॉर्मूला तो यहीं से स्टार्ट हुआ, तो याद रखना डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। अगर क्वेश्चन में प्रेशर चेंज दिखा रहा है तो दादा मेरे ये फॉर्मूला लगाना। ये जनरली आपको रियल गैस के केस में दिख जाता है जहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर दोनों चेंजेस दिखेंगे। डन सर। क्या सारे फॉर्मूला हमें समझ में आए? हाँ सर, बिल्कुल आ गए। तो अब आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ने के बाद अब हम जो थ्योरी है, जो बेसिक्स हैं बुक्स में, वो पढ़ लेते हैं। इंटरनल एनर्जी मैंने क्या बोला? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? एवरी सिस्टम हैज सम क्वांटिटी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनल एनर्जी। जैसे कोई भी वाइब्रेशनल हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल, जो भी एनर्जी है इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। लेकिन एक चीज याद रखना, ग्रेविटेशन पुल, अगर आपको पुल से जो एनर्जी आ रही है वो जो आप फोर्स एक्सपीरियंस करते हो वो इसमें नहीं आएगा। इंटरनल आपके पास जो खुद है, सिस्टम के पास जो खुद है, बाहर आउटसाइड एजेंसी से उसको कोई मतलब नहीं है। इसको ध्यान रखना। आ गया? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ। आपको पता है ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी स्टेप पे डिपेंड नहीं करता। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। याद करो, बताया था साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल क्या होते हैं? सेम होते हैं। हाँ सर, गुड। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अभी जस्ट प्रूव करके बताया। यस सर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करो, बताओ। इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, अभी बताया था, एनर्जी अराइजिंग बाय ग्रेविटेशनल पुल। ये आउटसाइड है ना, तो इससे हमारे अंदर के, इंटर मतलब अंदर की एनर्जी, तो ये नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आइए, इंथैल्पी। बताया क्या इंथैल्पी? इट इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। और आपको पता है ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। याद आ रहा है? हाँ। रिलेशन क्या है? H इज इक्वल टू U प्लस PV, या क्या लिखोगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। क्या समझ में आया? क्या ड्राइव करके बताया? हाँ सर, वही लिखा। व्हेन अ प्रोसेस बिगिंस एट कांस्टेंट प्रेशर द इवॉल्व्ड हीट ईदर ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड इक्वल टू द चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी चेंज इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी H इज इक्वल टू U प्लस PV। यही लिखा हुआ है। आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आइए।
नेक्स्ट अभी जो ड्राइव करके बताया, अगर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, इज इट क्लियर? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, बट फॉर गैस के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आया? अब इफ सब्सटेंस इज नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल रिएक्शन, तो फॉर्मूला अभी बताया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी लगाएंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शन के केस में हम लोग फाइनल जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बस इसी फॉर्मूला पे आपके न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, तो इसी पे फाइनली फोकस करना है। तो लेकिन कभी ड्रास्टिक सिचुएशन आ जाए, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को एक दूसरे से लिंक कर दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल आ गया हमें। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बताओ, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड। आपको पता है ये कौन सा प्रॉपर्टी है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कभी भी स्टेप पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पे। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? दैट इज नंबर ऑफ स्टेप इन द रिएक्शन। इस चीज को याद रखना और वीवीआई कर लेना, क्लियर? बाकी सब पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सब पे डिपेंड करता है। डन सर? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब थोड़ा इनका यूटिलाइजेशन देखते हैं, और यूटिलाइजेशन होता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। हीट कैपेसिटी पहले क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द सिस्टम टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। और हीट कैपेसिटी सिंपल, तो क्या बोला? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द सिस्टम टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अगर इसमें पूछे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को अगर मोलर हीट कैपेसिटी लिखना है तो क्या लिखेंगे? Cm। ये दो टाइप के होते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दिमाग की बत्ती चल गई, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर आ गया, यानी कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का गेम होने वाला है। मैं बिल्कुल वही बोलूंगा। डेफिनेशन समझ में आया? यस, क्लियर? तो अब आपको पता है टेम्परेचर चेंज है तो हीट चेंज होगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज, क्योंकि टेम्परेचर क्या 1 डिग्री बढ़ गया। गुड। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या डालें? C। इस C को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अगर 1 मोल लिए तो मोलर, यानी मोल लिए तो क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी। दो टाइप के होते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं Q इज इक्वल टू Cm और dt, छोटे फॉर्म में लिख दूं, या अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भाई इसमें ऐसा लिख दिया Q इज इक्वल टू C डेल्टा T लिख दूं, या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं डेल्टा Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो सिंपली मैं समझा दिया, Q इज इक्वल टू Cm, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी की मैं बात कर लिया। ये चीज़ें समझ में आई? यस। अब याद रखना, ये C डिपेंडेंस ऑन द साइज, कंपोजिशन और नेचर ऑफ द सिस्टम। ये जो C वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? साइज पे, कंपोजिशन पे एंड नेचर ऑफ द सिस्टम पे बात करती है, मतलब डिपेंड कर, बात तो क्या करती है? डिपेंड करती है। आया? चलिए अब इसको ड्राइव करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन तो समझ में आ गया? यस। अब क्या मैं बोल सकता हूं Q इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं Cm dt। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब QV इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं CV dt। हाँ सर। हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर QP इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ CP dt। बिल्कुल, प्रेशर कांस्टेंट हो तो Q किस में चेंज हो गया? QB और QP में। अब थोड़े पुराने दिन याद कर लो सर, QP जो होता है वो क्या होता है सर? डेल्टा H, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं DH। बहुत अच्छी बात है। और QB मतलब क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U या DU। अब मैं वैल्यू पुट करूं? यस सर, DU इज इक्वल टू क्या आया? CV dt। ओके, तो CV इज इक्वल टू क्या आया? DU अपॉन dt। क्या ये चीज़ें याद रहेंगी? यस। यानी इंटरनल एनर्जी चेंज DU इज इक्वल टू CV dt, या डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिखोगे? CV डेल्टा
टी फॉर 1 मोल। और अगर n मोल पूछे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन सी वी डेल्टा टी। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? ये कब का केस हुआ? जब आपका वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था, यानी ये मैंने लिख दिया वॉल्यूम कांस्टेंट, दिमाग की बत्ती जल गई। अब डीएच के केस में हम लिख सकते हैं डीएच इज इक्वल टू सी पी डी टी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सी पी इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, डी एच अपॉन डी टी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। ये कब का केस है, जब प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। यस सर बिल्कुल लिख सकते हो फॉर 1 मोल। और फॉर n मोल डेल्टा इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, एन सी पी डेल्टा टी। हाँ सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आ गया? हाँ सर। क्या रिलेशन समझ में आ गया इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी का विथ मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में? हाँ सर, ये चीज़ें जो अभी आप बताएं वो हमारे दिमाग में रखना है। डन? डन सर, रब करूं? बिल्कुल, अब ये याद रखना। चलिए लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। चलिए अब हम आते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं। अब हमें पता है क्या सर, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, या मैं ऐसा लिख देता हूँ एन आर डेल्टा टी। क्लियर? अब मैं मान लेता हूँ n इज इक्वल टू 1 मोल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। हाँ सर लिख सकते हो, ऐसा तो आपने फॉर्मूला बताया है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस आर डी टी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैंने सबको पूरे लेफ्ट और राइट को डी टी से डिवाइड कर दिया, तो डी एच अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। डी यू अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखो। प्लस आर डी टी अपॉन डी टी, क्या मैं लिखूं? हाँ सर बिल्कुल लिखिए। कुछ समझ में आता है? हाँ सर, कुछ दिमाग की बत्ती चली। डी एच अपॉन अगर डी टी की मैं बात करता हूँ तो क्या यही आपका सी पी है? हाँ सर अभी बताया था आपने, गुड। डी यू अपॉन डी टी की बात करूँ तो क्या ये मेरा सी वी है? यस। और डी टी कैंसल, प्लस आर हो गया। क्या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में रिलेशन आया? हाँ, तो फाइनल क्या आया, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। आई होप सो बहुत इजीली हम चीज़ों को पढ़ चुके, चीज़ों को समझ चुके। आया समझ में? यस सर। सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू आर। अब ऐसा देखा गया है कि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सी पी एंड सी वी आर ऑलमोस्ट इक्वल। क्या बोला मैंने? फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सी पी एंड सी वी आर ऑलमोस्ट इक्वल, बट फॉर गैस सी पी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी किससे? सी वी से। याद रखियो बच्चों, क्या बोला मैंने? फॉर गैस सी पी वैल्यू इज ग्रेटर देन सी वी वैल्यू। क्लियर? इसको ऐसे भी लिंक कर दो ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। उसके बाद कभी डेल्टा एन जी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव भी होता है, लेकिन फॉर्मूला में तो वो है ना। हाँ सर। क्या रिलेशन आया समझ में? क्या चीजें आई? आइए अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड सी पी इज इक्वल टू सी बी, बट फॉर गैसेस सी पी इज ग्रेटर देन सी बी। अब इनका क्या यूज करते हैं? एटोमिसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा देखा गया है कि एटोमिसिटी ऑफ अ गैस मीन्स सीपी अपॉन सीबी, यानी पॉइजन रेशियो मीन्स गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी ऑफ अ गैस। सर एटोमिसिटी ऑफ द गैस मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ गैस। जैसे मैं अगर बात करूं हीलियम की, तो आपको पता है हीलियम में एक ही है, तो इसको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनो एटॉमिक। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की बात करूं तो ये आपको कैसा दिखा? डाई एटॉमिक दिखा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर मैं बात करूं CO2 की या मैं बात करूं O3 की तो क्या ये ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक दिखा? हाँ। तो भाई हमेशा ये नहीं बोलेगा, गैस को दिया हुआ नहीं होगा, वो बोलेगा एनी गैस विच एटोमिसिटी इज दिस वन, तब बोलोगे वो गैस क्या है। तो देखा गया है कि फॉर मोनो एटोमिक गैस गामा मीन्स एटोमिसिटी ऑफ गैस इज कमिंग 1.66। तो अगर गामा की वैल्यू 1.66 दी हुई है तो समझ जाना वो गैस कैसा है? मोनो एटोमिक है। अब अगर डायटोमिक है तो गामा की वैल्यू क्या होगी? 1.40, और अगर ट्राई एटोमिक है तो गामा की वैल्यू जो होगी वो 1.33 के आसपास होगी। इज इट क्लियर टू यू? ये आपकी वैल्यू होती है। अब बात आती है सर क्या ये वैल्यू हम रिवाइज करें
मेमोराइज करें या इसका कुछ डेरिवेशन हो सकता है। मैं बोलूँगा घबराने की कोई बात नहीं है, इसका भी डेरिवेशन होगा, इसका भी मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि गामा इज इक्वल टू होता क्या है, Cp अपॉन Cv। यानी अगर Cp और Cv की वैल्यू हम जान लेते हैं तो क्या हम पहुंच सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है, पहले समझ लो, ऐसा देखा गया है कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ध्यान से समझना, और आया कहां से ये भी बताऊंगा। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है Cv3/2r। तो आपको पता है Cp क्या होगा, आपको पता है Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। तो भैया Cp की Cv प्लस आर, अब Cv की वैल्यू है 3/2r प्लस आर, बोलो क्या आया सर? इज वेरी इजी, इट इज 5/2r। क्या Cp और Cv मोनो एटॉमिक के लिए आ गया? अब हमें पता है गामा इज इक्वल टू क्या होता है, Cp अपॉन Cv। तो क्या लिखोगे, 5/2r डिवाइडेड बाय 3/2r। क्या कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आया, 5/3। 5/3 को आप मुझे खुद सॉल्व करके बोलो, क्या ये 1.66 आया? ये देखिए मोनो एटॉमिक के लिए 1.66 वैल्यू आई गामा की। चीजें समझ में आई? यस सर। उसी तरह से हम ड्राई एटॉमिक के लिए भी ढूंढ सकते हैं और ट्राई एटॉमिक के लिए भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अभी ढूंढेंगे नहीं, पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसी से ये वैल्यू को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या बोला मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? जैसे सपोज करो आज आपके घर में मम्मी पापा नहीं हैं, अब तो अब मजे हैं, आप मूवी देखने जाओ, मंदिर जाओ, गाना गाने जाओ, कुछ भी करो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसी तरह से कोई भी एटम, अगर मोनो एटॉमिक गैस है उसमें एक ही एटम है, या कोई भी मॉलिक्यूल, वो अपने तरीके से इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर सकते हो। तो ऐसे कितने इंडिपेंडेंट मूवमेंट वो कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या बोला, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन मूव। इंडिपेंडेंट वे, या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ गया, वाई एक्सिस की तरफ गया, या जेड एक्सिस के गया। एक्स एक्सिस मतलब पूरा एक्स पे चला गया, रिलेटेड तो है नहीं। वाई एक्सिस मतलब पूरा वाई की तरफ चला गया, यानी मूवी गया तो मूवी देखने गया, ठीक है, घूमने गया तो घूमने ही गया, टेंपल गया तो टेंपल गया। ऐसा नहीं कि आधी मूवी देखी आधा टेंपल गया, समझ में आया? यानी एक्स एक्सिस गया तो कंप्लीट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस गया तो कंप्लीट वाई एक्सिस, जेड एक्सिस गया तो कंप्लीट जेड एक्सिस। अब ऐसा नहीं कि एक्स वाई एक्सिस पे गया, मतलब थोड़ा एक्स और थोड़ा वाई, ऐसा नहीं होगा, तब वो इंडिपेंडेंस वेज नहीं होते। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करे, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या चीजें समझ में आई? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ सर। मतलब कहता है यहां इस साइड गया, ठीक है, इस साइड गया, ठीक है, इस साइड गया, ठीक है, लेकिन ये मिडिल में गया ना, इसको डिफाइन करने के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो ये सब नहीं होंगे। हाँ, इस एक्सिस पे गया, खाली एक्स पे गया तो ये इंडिपेंडेंट हुआ, वाई पे गया ये एक इंडिपेंडेंट हुआ, या यहाँ जेड पे गया ये एक इंडिपेंडेंट हुआ। एकदम देसी लैंग्वेज में समझो, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन मूव। अब आपको पता है अगर मोनो एटॉमिक की बात करें तो वो मॉलिक्यूल नहीं, सिंगल होते हैं। डायटोमिक की बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ट्राई एटॉमिक की बात करें तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। आ गया समझ में? तो अब ऐसे कितने टाइप के मोशन होते हैं जो एक गैस शो कर सकते हैं? तो आपको पता है ट्रांसलेटरी मोशन होता है, फिजिक्स रोटेशनल मोशन होता है, और हाई टेम्परेचर हो तो वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। ड्रम बजाते हो ना, डुम 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 डुम, ऊपर नीचे। तो तीन तरह के मोशन ऑब्जर्व किए गए, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन कब आएगा? जब टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि वाइब्रेट होने के लिए बहुत अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कब होगी? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। क्या चीजें दिमाग के पल्ले पड़ी? हाँ। क्या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे समझ में आया? हाँ। तो जब ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो क्या देखा गया कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। थ्री ट्रांसलेटरी, कितने टाइप के मोशन बोले? थ्री ट्रांसलेटरी मोशन, जीरो रोटेशनल, जीरो नहीं, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन थे, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन नहीं थे। लेकिन डायटोमिक के लिए देखा गया
3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल। ट्राइएटॉमिक के लिए दो तरह से, लीनियर और नॉन लीनियर। अगर लीनियर मतलब देखो CO2 की बात करूं, ये लीनियर में है ना, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन O3 की अगर बात करूं तो क्या ये लीनियर है, नॉन लीनियर है? दोनों ट्राइएटॉमिक गैस है, बट एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है। तो लीनियर के केस में 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेटरी एंड 4 वाइब्रेटरी, 4 + 3 7, 7 + 2 9। और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और 3 वाइब्रेशनल। इतने तरह के मोशन, ये मोड ये शो कर सकते हैं, इतने तरह के इंडिपेंडेंट वे हो सकते हैं। इज इट क्लियर? अब वाइब्रेशनल मोशन कब लोगे? हाई टेम्परेचर पे लोगे, और जनरली हाई टेम्परेचर को इतना इजीली अचीव नहीं कर सकते, इसलिए वाइब्रेशनल मोशन को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट ही किया जाता है। डन सर। अब इसका बिग पिक्चर समझ लो अच्छे तरीके से, तब क्लबिंग करना आसान हो जाएगा। ये देखो, मोनो के लिए बोल दिया ट्रांसलेटर 3 3 3 3, 3 ही हो सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स वाई तो होगा नहीं, वाई जेड तो होगा नहीं, क्योंकि वाई जेड और एक्स वाई करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए और वाई की वैल्यू भी चाहिए, और आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंट। क्लियर? अब रोटेशनल मोशन मोनो के लिए 0, डाई के लिए 2, ट्राई के लिए 2, लीनियर के लिए, और नॉन लीनियर के लिए 3, अभी जस्ट बताया। वाइब्रेशनल मोशन 0, डाई के लिए 1, लीनियर के लिए, ट्राई लीनियर के लिए 4, नॉन लीनियर के लिए 3। अब जब इनका यूज किए तो CV की वैल्यू देखो, अभी बताया था मोनो एटॉमिक के लिए 3/2R, और CP की वैल्यू क्या आ गई? 5/2R। लेकिन ये आया समझ में? हाँ। और गामा की वैल्यू क्या? 5/3 मैंने ढूंढा था। हाँ सर ढूंढा था, 1.66। यस। अब डायटोमिक के लिए CV की वैल्यू याद रखना 5/2R। कब? जब हम लोग वाइब्रेशनल मोशन नहीं लेंगे, और वाइब्रेशनल मोशन लेंगे तो 7/2R, जो हमें नहीं लेना है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे होता है। तो सिंपल सी बात है, डायटोमिक गैस के लिए CV की वैल्यू क्या लोगे? 3/2R। जब CV आ गया तो CP इक्वल टू क्या होता है? CV + R, यानी जो CP होगा वो 7/2R होगा। ये देखो 7/2R आया है ना? हाँ। अब आपको पता है गामा इज इक्वल टू CP/CV, 7/2R डिवाइडेड बाय 5/2R क्या आया? 7/5। अब 7/5 को तुम खुद कैलकुलेट करके देखो, क्या 1.40 आता है? अभी बताया था। हाँ आ गया। आया कहां से? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। चलिए अब दूसरा देख लो, ट्राई एटॉमिक गैस अगर लीनियर होंगे तो CV की वैल्यू 5/2R और CP की वैल्यू 7/2R। वाइब्रेशनल को नहीं लेना है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं। तो अब जब डिवाइड करो फिर से 7/5 आया। हाँ अब याद रखना, ट्राई एटॉमिक के केस में 2 केसेस होते हैं। जनरली हम 4/3 अगर लिख के आ जाएं 1.33 तो हम बहुत भारी मिस्टेक करने वाले हैं। उसमें 2 केस देखना, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर होंगे तो CP/CV की वैल्यू 1.40 होगी, यानी 7/5 होगी, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? लेकिन अगर नॉन लीनियर हो तब जो है CP की वैल्यू, जो गामा की वैल्यू होगी वो 4/3 होगी, यानी 1.33 होगी। इस पे अलर्ट हो जाना, देख लेना ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक गैस लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर होंगे तो 7/5 मींस 1.40, नॉन लीनियर होंगे तो 4/3 मतलब 1.33। इस चीज को याद रखना है। क्लियर? नॉन लीनियर के लिए CV की वैल्यू 3R और CP की वैल्यू जो होती है वो क्या आ गई? 4R। मैंने वाइब्रेशनल को नहीं कनेक्ट किया, वाइब्रेशनल को कनेक्ट नहीं किया। तो क्या समझ में आया? एटॉमिसिटी ऑफ गैस कैसे निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम ढूंढ सकते हैं। CP और CV की वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें जो है गामा की वैल्यू यानी एटॉमिसिटी मिल जाएगी। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। डन सर? डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बढ़िए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू CdT, डेल्टा T इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, यही तो हुआ। Q इज इक्वल टू CdT, या C इज इक्वल टू Q/डेल्टा T या dQ/dt। यस, C इज इन Q क्या है? इन ये ln नहीं है, इन Q इज इक्वल टू CdT। C डिपेंड्स ऑन, आपको पता है बताया था, C डिपेंड ऑन साइज, कंपोजिशन एंड नेचर, ऑल ऑफ दिस। इसको VVI कर लेना, बहुत कम दिखता है ये क्वेश्चन। गुड। पॉइजन रेशियो मतलब गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए अभी गला फाड़ के बताया क्या होता है? 1.40। आई होप आपको हीट कैपेसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई, CP और CV की वैल्यू समझ में आ गई, तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो अब क्लास ओवर कर लें। हाँ सर बिल्कुल क्लियर। चलो बाय बाय, थैंक यू।